हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। हम लोग पढ़ रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर मैं अभी तक की जर्नी की बात करूं, हमने अपना बेस बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट लर्न करेंगे। आप सबसे बहुत ज़्यादा डीपली रिक्वेस्ट करूंगा, अगर तुम कैश फ्लो में परफेक्ट बनना चाहते हो ना, सिर्फ इस फॉर्मेट को जो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं उसको बहुत अच्छे से लर्न कर लो, कॉपी में लिख लो। तुम्हें ये फॉर्मेट लर्न हो गए, तुमको कैसे पता चलेगा? तुम क्लास अपनी नोटबुक में बिना देखे पूरा का पूरा फॉर्मेट लिखोगे। 80% फॉर्मेट क्लास तुमको मैं यहाँ पे लर्न करा दूंगा, बस 20% एफर्ट घर पर डालना है और फॉर्मेट लर्न हो जाएगा तो अगली क्लास से हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चन। और देखना कितनी स्मूथली क्वेश्चन बनाओगे, क्योंकि आपने इससे पहले पूरा का पूरा अकाउंट्स आपने सीख लिया। जो जो अकाउंट्स मैक्स टू मैक्स इसके अंदर आते हैं वो आपने पूरा का पूरा सीख लिया है। आपने सब सीख लिया कौन सी एक्टिविटी में क्या क्या आता है। तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है फॉर्मेट की तो, और अगली क्लास से फुल फ्लेज क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज पे बनता है। यानी जो पूरा का पूरा फॉर्मेट मैं आपको दिखाऊंगा वो एज पर AS 3 रिवाइज्ड है। और ऑब्वियसली क्लास डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। तो जो पूरा कैश फ्लो बन रहा है वो कौन सा मेथड से बन रहा है? इनडायरेक्ट मेथड से, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना फॉर्मेट का एक ओवरलुक देता हूँ, फॉर्मेट दिखता कैसा है उस हिसाब से क्लास आपको समझ आ जाएगा। और अभी हम पूरा का पूरा फॉर्मेट कोशिश करेंगे यहीं पे ही क्लास उसको लर्न कर लें, ठीक है। देखो कैसे बनेगा पूरा का पूरा फॉर्मेट, दिखाता हूँ मैं आपको। ये इस तरीके से कंप्लीट फॉर्मेट है। आप ऊपर हेडिंग डालोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS 3 रिवाइज्ड। मैं आपको ना एक ओवरलुक दे रहा हूँ कि ऐसा दिखेगा फॉर्मेट, फिर हम उसके अंदर डीप काम करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से। तो आप हेडिंग डाल दोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने क्लास कम्युनिटी टैब पे कुछ दिन पहले एक इमेज भी शेयर करा था पूरा का पूरा कैश फ्लो फॉर्मेट का, वो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। फॉर्मेट अगर आपको एक बार याद हो गया ना, फिर तो कैश फ्लो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएंगे और बनाते चले जाएंगे, और तुम्हें मैं उतने क्वेश्चन कराऊंगा जिससे एग्जामिनेशन में एक भी अक्षर बाहर ना जाए। तो ये ध्यान रखना क्लास, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ दैट इज मोर देन इनफ। इस योद्धा बैच में आपको एक्स्ट्रा जरूरत नहीं किसी चीज करने की, बट हाँ ये परफेक्ट तरीके से आना चाहिए। एज पर AS 3 revised, cash flow statement as per AS 3 revised। यहां पे आपने लिखना है क्लास पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, और जो टोटलिंग वाली फिगर रहेगी वो यहां पे आ जाएगी, अमाउंट, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। इसके अंदर 3 एक्टिविटी होती है। सबसे पहले क्लास आप ए लिखोगे। ए एक्टिविटी होगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ए एक्टिविटी, ठीक है। फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ोगे, बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आता है तुम सबको पता है, ठीक है। फिर हम सी लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग 3 एक्टिविटी है। ए ऑपरेटिंग, बी इन्वेस्टिंग, सी फाइनेंसिंग। डी में हम लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। डी एक्टिविटी के अंदर आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये ABCD 4 एक्टिविटी है, और हमें अभी इसके अंदर का याद करना है, इसके अंदर का, इसके अंदर का, इसके अंदर का, जो कि बहुत सिंपल है, तुम कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो आओ एक एक करे क्लास खत्म करते हैं। सबसे पहले हम इस पे आते हैं, बी एक्टिविटी पे, जो तुम्हें ऑलरेडी याद है। फिर हम आएंगे सी एक्टिविटी पे, फिर हम आएंगे डी एक्टिविटी पे, और लास्ट में करेंगे ऑपरेटिंग। और तुम घर पे जो है ऑपरेटिंग को याद कर रहा हूं, मैं तुम्हें निमोनिक कोड से यहीं पे बहुत हद तक ऑपरेटिंग याद करा दूंगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, आपको क्वेश्चन में हमेशा बैलेंस शीट गिवन होगी ना, वो 2 साल की दी होगी। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ये होगा करंट ईयर, ये होगा प्रीवियस ईयर, ठीक है। पिछले साल का जो एंड होता है वही इस साल का बिगिनिंग है। आपको डेट लिखी होगी 31 मार्च 22। आप 31 मार्च 22 को 1 अप्रैल 22 भी कह सकते हो, और ये है 31 मार्च 23। तो आप देखोगे तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का डेटा गिवन है। ये पिछले साल का एंड है, यानी कि इस साल का ओपनिंग, ये इस साल का एंड है, यानी कि इस साल का क्लोजिंग, राइट। इस तरीके से बैलेंस शीट दी होगी। चलो
सबसे पहले हम देखते हैं ये रहा पूरा फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स और अमाउंट, और ये रहा कैश फ्लो ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके अंदर काफी सारी चीजें जो ये करके हम लर्न करेंगे, बहुत आसान है, मैं तुम्हें यहाँ पे याद करा दूंगा, बस तुम कमेंट सेक्शन में बोल देना कि सर याद हुआ कि नहीं। 80% से ज्यादा याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है क्लास यहाँ पे आगे, ये हो गया पूरा ऑपरेटिंग, थोड़ा बड़ा है ऑपरेटिंग। अब आते हैं इन्वेस्टिंग, ये रहा आपका बी एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। फिर आएगा फाइनेंसिंग, तो ये रहा क्लास आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी। इन्वेस्टिंग के अंदर क्या आता है, ऐड और लेस। ऐड क्या करोगे, सेल ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट को सेल किया या इन्वेस्टमेंट को सेल किया तो यहाँ पे आएगा। फिर परचेज ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट क्या होगा क्लास, माइनस। ये आप ऊपर नीचे कर सकते हो, नो इशू। इन्वेस्टिंग के अंदर जितनी चीजें है ना, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। इन्वेस्टिंग के अंदर इन्वेस्टिंग की चीज ऑपरेटिंग में नहीं जाएगी और ऑपरेटिंग की चीज इन्वेस्टिंग में नहीं जाएगी, बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये तीनों चीजें आपने पहले पढ़ रखी हैं। जब मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि ऑपरेटिंग के अंदर क्या क्या आता है, इन्वेस्टिंग के अंदर क्या क्या आता है, तो हमने सारी चीजें पढ़ी थी। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा बताया था मैंने आपको, इंटेंजिबल परचेज, चाहे वो गुडविल हो चाहे वो पेटेंट्स हो, अगर आप परचेज करते हो तो वो भी लेस होगा, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट आपको याद हो गया, सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, गुडविल परचेज, और इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव और डिविडेंड रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव प्लस होगा, गुडविल परचेज माइनस होगा, और इसके अलावा क्लास परचेज ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट माइनस होगा, सेल ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट प्लस होगा। आई होप आपको इतना अच्छे से लर्न हो गया। इन्वेस्टिंग आपको क्लियर है, पहले से याद था, बस आपको एक बार फॉर्मेलिटी हो गई, इन्वेस्टिंग हमें लर्न हो गया, तो हमको इतना पोर्शन क्लियर हो गया। देखो ये इन्वेस्टिंग हमारा, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग हमारा डन हो गया। अब आते हैं फाइनेंसिंग के अंदर, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर, लोन टेकन। अब समझते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है। अगर मैं तुमको ये बोलूं, यहाँ पे ध्यान से देखना, पिछले साल 5 लाख था, इस साल 3 लाख है शेयर कैपिटल, तो आप मुझे बताओ इश्यू है या रिडीम है। पिछले साल शेयर कैपिटल था 5 लाख, इस साल 8 लाख मान लो, 3 नहीं 8 लाख, ठीक है। पहले था 5 लाख, अब है 8 लाख, इसका मतलब आपने कितने शेयर्स इशू किए, 3 लाख रुपए के शेयर्स आपने इशू किया। अच्छा, अगर मैं बोलूँ 9% डिबेंचर्स, 9% तो इंटरेस्ट रेट होता है, 9% डिबेंचर 15 लाख और 10 लाख, तो बताओ डिबेंचर इशू हुआ रिडीम हुआ, तो पहले था 15 लाख, अब है 10 लाख, यानी 5 लाख के डिबेंचर्स रिडीम हो गए। तो इस तरीके से बैलेंस शीट में आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी, आपको उसको स्टडी करना है और देन देख के क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर रखना है। फाइनेंसिंग वाली चीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा, ऑपरेटिंग वाली चीज ऑपरेटिंग के अंदर, इन्वेस्टिंग वाली चीज इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा, राइट। तो अब यहाँ पे वही है, यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर्स है या इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, लोन टेकन वो प्लस होगा। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने आपसे कहा था बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो भी, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो भी आपका फाइनेंसिंग के अंदर आता है। और इसके अलावा रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो भी फाइनेंसिंग में आएगा लेकिन माइनस होगा तो लेस लिखा हुआ है। इंटरेस्ट पेड है चाहे डिविडेंड पेड है वो भी लेस होगा। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस होता है क्योंकि क्लास हमारे पास पैसा आ रहा है, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस होता है। इसके अलावा एक और चीज है सिक्योरिटी प्रीमियम, जो कि बहुत कम आगे आता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है तो माइनस होगा। जनरली डिक्रीज होता है ना, इंक्रीज ही होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम समझते हो ना, शेयर्स पे जो एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, तो 100 का शेयर था आपने 110 ले लिया तो 10 रुपए फालतू आ गया ना, तो फाइनेंसिंग के अंदर आता है वो, तो इसीलिए क्लास प्लस होगा फाइनेंसिंग के अंदर। आपको दो बातें मुझे पहले बता दो, ये दो चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग इतना पोर्शन देखो आपको लर्न हो गया क्योंकि ये आपको पहले से ही लर्न था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस, इंटरेस्ट रेंट डिविडेंड रिसीव प्लस, गुडविल परचेज माइनस, ये तो होगा इन्वेस्टिंग के अंदर। अब आते हैं फाइनेंसिंग के अंदर, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, लोन टेकन, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम वो प्लस होगा, और रिडम्पशन ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रीपेमेंट ऑफ लोन, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड और डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और डिक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम वो क्या होगा, माइनस होगा। इतना आपको अच्छे से याद, जैसे मुझे याद है ना ऐसे याद होना चाहिए, बिकॉज जब आपको आपका बेस पूरा स्ट्रांग है ना, अब जब सवाल बनाओगे ना तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर रहेगा, क्वेश्चन में क्या बोला है। आपका बाकी बेस स्ट्रांग है तो आपको हर्डल कहीं नहीं आएगा, सवाल बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आगे, और कई सवाल आप बना सकते हो बैठे बैठे, आपको बोरियत नहीं लगेगा। इसीलिए क्लास यहाँ पे जितनी बेसिक चीजें हैं वो आपको स्ट्रांग करनी है, कैश फ्लो का फॉर्मेट अच्छे से लर्न करके ही सवाल बनाना, उसके बिना सवाल मत बनाना। कॉन्फिडेंस अगर आप स्ट्रांग करना चाहते हो, बिल्डअप करना चाहते हो देन।
अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं। तो ये रहा डी एक्टिविटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके अंदर ए प्लस बी प्लस सी। ए का मतलब ऑपरेटिंग का जो आंसर आ रहा है, बी का मतलब इन्वेस्टिंग का जो आंसर आ रहा है, सी का मतलब फाइनेंस। ए मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर, बी मतलब इन्वेस्टिंग, सी मतलब ये जो लास्ट में आ रहा है ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर। तीनों को जोड़ोगे, इसमें प्लस करोगे ओपनिंग कैश, अगर बैंक है तो ओपनिंग बैंक, फिर प्लस करोगे ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी। ध्यान रखना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इन तीनों को ही क्या बोलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश और कैश के बराबर। तो इसके अंदर कैश है, ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक, ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी। जोड़ने के बाद जो फिगर यहां पे दिखेगा क्लास आपको, वो किसके सम के बराबर होगा, क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैंक और क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी के सम के बराबर होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं क्लास, इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। आप ऑपरेटिंग का आंसर निकालोगे, इसको ए से डिनोट करते हो, इन्वेस्टिंग का आंसर निकालोगे, इसको बी से डिनोट करते हो, फाइनेंसिंग का आंसर निकालोगे, इसको सी से डिनोट करते हो। फिर डी पॉइंट है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो डी पॉइंट है। तो उसमें क्लास आप क्या करने वाले हो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश प्लस ओपनिंग बैंक प्लस ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी, इनको ऐड करोगे तो ये किसके सम के बराबर आएगा, क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग बैंक प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी के बराबर आएगा। ध्यान समझना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस करोगे ओपनिंग कैश प्लस करोगे ओपनिंग बैंक प्लस करोगे ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो ये सब किसके सम के बराबर आएगा, क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग बैंक प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बराबर आ जाएगा। तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा ऑपरेटिंग का सॉरी कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। हमको यहां तक पूरा लर्न हो गया, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना। अच्छे से आप लोगों को भी लर्न हो गया यहां तक। अब हम आखिरी चीज लर्न करेंगे ऑपरेटिंग, ठीक है, निमोनिक कोड के साथ। मैं तो वो भी लर्न करा दूंगा, ध्यान समझना। अच्छा, जैसे आपने इन्वेस्टिंग का देखा, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना इन्वेस्टिंग का पूरा फॉर्मेट, और एक साथ एक पेज पे 1 से सवा 1 पेज रहेगा तुम्हें लिखने के लिए, लिख के देखना पूरा का पूरा एक ही बार में। पहले ऑपरेटिंग का अलग से याद करना, इन्वेस्टिंग का अलग से याद करना, फाइनेंसिंग का अलग से याद करना और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अलग से याद करना। फिर आप सबको जोड़ देना और देख लेना क्लास, आपका पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट रेडी मिलेगा। अच्छा, आपने जो बी एक्टिविटी देखी यहाँ पे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसमें सेल ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, सब प्लस करोगे आप, माइनस करोगे परचेज ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट, माइनस करोगे गुडविल परचेज। इसके बाद जो यहाँ पे आएगा ना आंसर, ये आपका इन्वेस्टिंग का आंसर होगा। सारी चीजें आप अंदर लिखोगे, टोटलिंग करके क्लास आप ये लिख दोगे, ये आंसर है। और इस आंसर को हम लोग क्या लिखते हैं, नेट कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर तुम्हारा ये फिगर प्लस में आ रहा है, प्लस 5000, तो आप क्या लिखोगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर यही फिगर तुम्हारा आ रहा है माइनस का 5000, तो क्या लिखोगे आप, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ये आंसर तुम्हारा प्लस का 5000 आ रहा है, तो आप लिखोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, प्लस का आ रहा है फ्लो फ्रॉम, माइनस का आ रहा है तो यूज्ड इन, प्लस का आ रहा है तो क्या लिखोगे फ्लो फ्रॉम, माइनस का आ रहा है तो क्या लिखोगे यूज्ड इन। तो अगर प्लस आ रहा है तो फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, माइनस में आ रहा है तो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फ्लो फ्रॉम मतलब आ रहा है और यूज्ड इन मतलब क्लास नेगेटिव, ठीक है, पैसा यूज हो गया। अच्छा, अब तुम इसको देखो क्लास, यहां पे इसको देखो, ये रहा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसका आंसर लास्ट में देखो ये आ गया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो फाइनेंसिंग का आंसर आ रहा है ना क्लास, उसको आप क्या लिखोगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बात सिर्फ इतनी है बेटा, अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो फ्लो फ्रॉम यूज करोगे, माइनस में आंसर आ रहा है तो यूज्ड इन यूज करोगे। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम अगर प्लस का आंसर है, नेट कैश यूज्ड इन, तो दो चीज का ऑप्शन है, या तो लिखोगे फ्लो फ्रॉम, प्लस का आ रहा है तो, माइनस का आ रहा है तो यूज्ड इन। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। चलो, हमने सारा कुछ लर्न कर लिया। अब हमारे पास एक ही फॉर्मेट बचा हुआ है क्लास, जो कि है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ए एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इसका फॉर्मेट हम लोग बनाने वाले हैं, तो ध्यान से समझना। इसके फॉर्मेट में, ऑपरेटिंग का जो फॉर्मेट है, ठीक है, इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में
आपको लिखना होता है नेट प्रॉफिट या सरप्लस, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। सबसे पहले क्लास आपको जो लिखना है वो है सरप्लस, यानी कि कितना आपने नेट प्रॉफिट कमाया, और वो कैसे निकलेगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। जैसे अगर क्लास आपको गिवन है यहाँ पे करंट ईयर 50 लाख, प्रीवियस ईयर 40 लाख, तो आपने करना क्या है, नेट प्रॉफिट जो आप ऊपर लिखोगे वो कैसे लिखोगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 50 में से 40 लाख जाएगा तो ये जो नेट प्रॉफिट क्लास आएगा ये आपका 10 लाख आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 50 लाख माइनस 40 लाख, जो आंसर क्लास आएगा आपको मिलेगा 10 लाख का। तो सबसे पहले आपको लिखना है नेट प्रॉफिट। इसमें 4 चीजें जोड़नी है, ठीक है, 4 चीजें, 1 2 3 4, शॉर्ट में टिप याद कर लो, टिप पी, ठीक है, टिप में 2 बार पी है ध्यान, टिप। टी फॉर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर दिया आपने। आई फॉर इंटरिम डिविडेंड, पी फॉर प्रपोज डिविडेंड, और पी फॉर है प्रोविजन फॉर टैक्स। पहले इतना याद करना, जब तुम फॉर्मेट याद करोगे ना कैश फ्लो का, तो पहले बस यहीं तक याद करना, बस यहीं तक याद करना और कुछ नहीं। तो आपने ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, इनको ऐड करके क्लास आप यहाँ पे लिखोगे, और जो ये फिगर दिखेगा आपको, इसको आप किस नाम से दोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये जो फिगर आएगी आपके साथ उसको क्या बोलोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब एक एक करके चीजों को समझते हैं। हमने टिप तो अच्छे से लर्न कर लिया, टिप, टी फॉर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आई फॉर इंटरिम डिविडेंड, पी फॉर प्रपोज डिविडेंड, पी फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स, ये हो गया। अब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का मतलब क्या है, मान लेते हैं करंट ईयर में जो जनरल रिजर्व है वो है क्लास आपका, प्रीवियस ईयर था 40 लाख जनरल रिजर्व, अब है 50 लाख, तो कितना ट्रांसफर हुआ है, 10 लाख। तो जनरल रिजर्व में आपने जो ट्रांसफर किया वो कितना है, 10 लाख। ये हमेशा बढ़ेगा, कम देखने को नहीं मिलेगा आपको, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रांसफर होगा। मतलब कंपनी बंद होती तब निकाला जाता है, पर जनरली क्लास बढ़ता हुआ मिलेगा, अगर घट रहा है तो माइनस का दिखा देना बस, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लाख रुपए जो है क्लास आपका जनरल रिजर्व आ जाएगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ओके, इसको आप अंदर लिखोगे डिटेल में, नेट प्रॉफिट बाहर। इंटरिम डिविडेंड क्लास हमेशा आपको ना एडिशनल पॉइंट में दिया होगा। इंटरिम डिविडेंड बेसिकली क्या होता है, ऐसा डिविडेंड जो इसी साल प्रपोज होता है और आपको इसी साल पेड करना होता है, उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। जबकि प्रपोज डिविडेंड क्या है, आपने पहले प्रपोज किया, फिर जो कंपनी में मतलब कि जो डायरेक्टर होते हैं ना कंपनी में, डायरेक्टर टॉप लेवल मैनेजर, वो लोग प्रपोज करते हैं कि यार इस साल कितना डिविडेंड देना है, दैट इज कॉल्ड प्रपोज डिविडेंड। फिर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। कंपनी एक मीटिंग बुलाती है जिसको एजीएम बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। उस मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, और डिक्लेयर होने के बाद क्लास विद इन 30 डेज उसको पेड कर दिया जाता है। तो अक्सर ऐसा होता है क्लास की सबसे पहले प्रपोज, फिर डिविडेंड, सॉरी प्रपोज डिविडेंड, फिर डिक्लेयर और फिर पेड, प्रपोज डिक्लेयर और पेड। प्रपोज प्रोविजन बनाया, डिक्लेयर किया, ऑफिशियली अनाउंस किया, फिर लास्ट में आपने पेड कर दिया। तो ये जो प्रपोज डिविडेंड है वो करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा। इंटरिम डिविडेंड क्लास हमेशा आपको बैलेंस शीट के नीचे मिलता है, और ये ऐसा डिविडेंड होता है जो इसी साल प्रपोज करके इसी साल पे कर देते हैं, सेम ईयर में। नॉर्मली डिविडेंड क्या होता है, इस साल प्रपोज होगा, मिलेगा अगले साल। जैसे तुम्हारी सैलरी, तो तुम्हारे घर वाले की सैलरी, तुम्हारे पेरेंट्स को अगर आज सैलरी मिली है तो ऑब्वियसली वो पिछले महीने की सैलरी होगी। किसी को अगर 7 तारीख को सैलरी मिल रही है, 7 नवंबर को सैलरी मिल रही है, तो वो अक्टूबर की सैलरी है। तो उसी तरीके से पिछले साल का जो प्रपोज था उसकी पेमेंट इस साल करेंगे, और इस साल के लिए फिर से प्रपोज डिविडेंड करेंगे। तो प्रपोज डिविडेंड मतलब कितना डिविडेंड देना है वो प्रीवियस ईयर का यहाँ पे ऐड करना है आपको। इंटरिम डिविडेंड क्लास एडिशनल पॉइंट में दे रखा होगा, वो भी आपको ऐड करना है, ये भी आपको एडिशनल पॉइंट में दिया रहेगा, 2 साल का दिया रहेगा, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का, तो आपको प्रीवियस ईयर का लेना है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का लेना है, इस साल आपने जो प्रोविजन बनाया। अब ये ना AS4 के अकॉर्डिंग रूल चेंज हो गया, तो मैं आगे जाके बताऊंगा, फिलहाल अपने दिमाग में सेट रखो। प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का होता है जो प्रोविजन बना हुआ है। इंटरिम डिविडेंड नीचे दिया रहता है, अगर दिया रहेगा तो क्लास एक ही फिगर दिया रहेगा, वहाँ पे ऐड कर देना। प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का, ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर का नीचे दिया रहता है। ये कभी बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता, पहले आता था कभी, अब ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखता है। AS4 के अकॉर्डिंग ये हमेशा बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में दिखेगा, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, फुटनोट में दिखता है। तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों का दे रखा होगा नीचे, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो प्रीवियस ईयर का उठा के यहाँ पे ऐड कर देना। तो ये 4 चीज याद हो गई। सबसे पहला नेट प्रॉफिट, सरप्लस, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 4 चीजें जोड़ने, टिप, TIPP, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड,
प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। ये आपस में ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये इसके नीचे नहीं आएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इन सबको जोड़ के जो फिगर आएगी हम उसको क्या करेंगे क्लास, यहाँ लिख देंगे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मतलब क्या है, कल कोई आग लग गई, कोई चोरी हो गया, तो वो चीज़ भी क्लास हम यहाँ पे ऊपर ऐड कर देंगे। अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आमतौर पे नहीं होता बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ, इतना आपको अच्छे से लर्न हो गया, टिप डन। अच्छा, अब इसके बाद फिर कुछ और चीज ऐड करनी है। क्या ऐड करना है, नॉन कैश आइटम। तो कुछ नॉन कैश आइटम है, लाइक डेप्रीशिएशन हो गया, गुडविल हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये सब ऐड करना है। लेस क्या करना है, इंटरेस्ट इनकम और गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। तो जब आप ये सारी चीजें कर लोगे यहाँ पे, उसको बाहर लिख दोगे, तो जो आएगा टोटल वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब ये वाली फिगर जो थी ना, ये वाली, इसमें ये सारा कुछ ऐड करके ये जो फिगर लास्ट में अब आएगा उसको बोलोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये सेकंड पोर्शन है। तो आप इसे कैसे याद करोगे, डेप्रीशिएशन है, गुडविल है, इंटरेस्ट है, लॉस है। देखो सुनो, इंटरेस्ट एक्सपेंस को आपने यहाँ पे प्लस किया है तो नीचे इंटरेस्ट इनकम क्या हो जाएगा, माइनस। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को प्लस किया है तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट हो जाएगा माइनस। तो आप ऐसे याद कर लो, ग्लिड, आप ऐसे याद कर लो, ग्लिड, GLID, ठीक है। पहला टिप हो गया, पहला ऊपर का टिप, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसके अलावा क्लास आपका इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड करेंट प्रीवियस ईयर का, और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का। फिर ग्लिड, G फॉर क्या है, गुडविल रिटर्न ऑफ। तो जो भी गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ है, आपको मैंने पहले बताया था, अगर गुडविल की बात करें, अगर गुडविल था पहले 3 लाख, अब हो गया 2 लाख, ठीक है। ये करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है। पहले था 3 लाख, अब हो गया 2 लाख, तो गुडविल कितना राइट ऑफ हुआ है, 1 लाख। तो गुडविल रिटर्न ऑफ जो है वो आपको ऑपरेटिंग में प्लस करना है। लेकिन 3 लाख से अगर 4 लाख हो गया तो गुडविल परचेज है, तो जो परचेज गुडविल है वो क्या करोगे क्लास, आप माइनस करोगे। कहाँ से, इन्वेस्टिंग से। तो परचेज गुडविल इन्वेस्टिंग से आप माइनस करोगे, और गुडविल रिटर्न ऑफ जो है वो क्लास आपने क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। कहाँ पे, ऑपरेटिंग में। तो गुडविल के 2 ट्रीटमेंट है, अगर राइट ऑफ हो रहा है तो ऑपरेटिंग में प्लस, और अगर मान लो परचेज कर रहे हो तो इन्वेस्टिंग से माइनस। तो G फॉर गुडविल, L से लॉस ऑन सेल ऑफ, जो भी फिक्स असेट या इन्वेस्टमेंट को आपने बेचा उस पर जो लॉस हुआ है, I से इंटरेस्ट एक्सपेंस, और D से डेप्रीशिएशन, इन चारों को। और आपने लॉस को अगर प्लस किया है तो गेन को माइनस करोगे, असेट पे गेन भी हो सकता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस को आपने प्लस किया है, इंटरेस्ट इनकम को माइनस करोगे। अच्छे से आपको समझ आ गया, टिप और ग्लिड, बस बात खत्म। अब इसके बाद फिर एक और चीज बस बची है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये सबसे ज्यादा आता है पॉइंट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला पॉइंट है। करंट लायबिलिटी अगर बढ़ता है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो वो प्लस होगा। करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस होगा। और डिक्रीज इन करंट असेट, करंट असेट घटेगा तो भी प्लस होगा। अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है, ऐसे याद कर लेना, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, और करंट असेट घटेगा तो प्लस। ऑब्वियसली क्लास, करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो प्लस होगा, उसका उल्टा करंट असेट घटेगा तो प्लस होगा। माइनस क्या करोगे, इंक्रीज इन करंट असेट। अब ये करंट असेट अगर बढ़ रहा है तो माइनस, और करंट लायबिलिटी घट रहा है तो माइनस। ये कैसे भी लर्न कर लो, मर्जी। सच बताऊं मैं कैसे याद करता हूँ, मुझे एक ही चीज याद है इन चारों में से, क्या, मुझे ये याद है, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस होगा। सच बताऊं मुझे बस इतना याद है, आज तक भी, जब मुझे क्लास 11 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, मुझे आज तक भी यही याद है, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, तो करंट लायबिलिटी घटेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली माइनस होगा। अगर करंट लायबिलिटी के बढ़ने से प्लस हो रहा है तो करंट एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा, उल्टा माइनस, और करंट एसेट घटेगा तो क्या होगा, प्लस। तो ये 4 चीज कैसे भी बना लो, वो तुम्हें याद होनी चाहिए। फिर लास्ट में टैक्स पेड प्रीवियस ईयर, बिकॉज आप देखोगे ना यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड था करंट ईयर का, तो यहाँ पे टैक्स पेड आ गया प्रीवियस ईयर का। इतना करने के बाद लास्ट में जो आंसर आएगा यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं नेट कैश। प्लस में आया तो फ्लो फ्रॉम, माइनस में आया तो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दैट्स इट, बात खत्म। ऑपरेटिंग का फॉर्मेट हमारा डन हो गया। टिप, ग्लिड, और फिर करंट असेट करंट लायबिलिटी वाला खेल, और आपका ऑपरेटिंग का पूरा फॉर्मेट डन। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग मैंने याद करा दिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैंने आपको याद करा दिया, पूरा 6 नंबर में। इतना बड़ा है सर फॉर्मेट, क्लास अपनी बुक उठा के देखना, बहुत बड़ा दे रखा है। कॉपी पे उतारोगे ना क्लास तो कम से कम 3 पेज लगेंगे बुक में। यहाँ पे क्लास अपनी कॉपी पे उतार देना, 1 से 1-2 लाइन फालतू लगेंगी बस, या 1 पेज में पूरा कवर हो जाएगा। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एग्जामिनेशन में लेकिन इतने सारे पॉइंट्स नहीं आते। एग्जामिनेशन में जो पॉइंट्स आते हैं ना वो बहुत थोड़े से होते हैं। लाइक ये पूरा फॉर्मेट है, इसमें सब कुछ कवर है। एग्जामिनेशन में सब कुछ कवर नहीं होता। 1-2 फिक्स असेट होंगी, 1-2 करंट असेट, 1-2 शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट, और 1 आध लायबिलिटी, बस खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
तो ये हो गया क्लास कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट। आई होप आपको जो मैंने कैश फ्लो का फॉर्मेट बताया, ऑपरेटिंग यहाँ पे टिप ऊपर नीचे कर सकते हो इसको, फिर ग्लिड ऊपर नीचे कर सकते हो, फिर करंट असेट करंट लायबिलिटी। लेकिन इसकी चीज यहाँ नहीं भेज सकते, इसकी चीज यहाँ नहीं भेज सकते। तो ये जो आपस में मैंने बताया ना 3 पोर्शन, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो उसके अंदर आप कर सकते हो। ये नहीं कि आप ऊपर का कुछ भी नहीं लिख सकते फॉर्मेट में, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा फॉर्मेट लिख लिख के, अगर तुम्हें इसको 5 से 7 बार भी लिखना पड़े ना, तो भी मत समझना कि आप कमजोर, आप इतना लिख रहे हो। हर किसी को इतने बार में ही अच्छे से लर्न होगा। बस आपकी एक ही ड्यूटी है, अगली क्लास में आने से पहले इस फॉर्मेट को पूरा अच्छे से लर्न करके आओगे, और इसके बाद हम लोग अगली क्लास में आगे जो भी कुछ करेंगे तभी तुम्हें समझ आएगा, जो तुम इतना अच्छे से लर्न करके आओगे। ओके, चलो यहाँ तक से लर्न करके आना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ के समझ के आना। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।